हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ में अधिगम असमर्थता के कारण व अधिगम असमर्थियों की पहचान डिस्कस करने वाली हूँ। इसका अर्थ परिभाषा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उनकी विशेषताएं भी डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, अब अधिगम असमर्थता के कारण देख लेते हैं। तो जो अधिगम असमर्थता के कारण हैं वो कुछ संभावित कारण है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं: आंगिक व जैविक कारक, जननी कारक, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, तो जो आंगिक और जैविक कारक है, आंगिक और जैविक कारक में जो कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि जो अधिगम असमर्थीय बच्चों में जो केंद्रीय नाड़ी संस्था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कुछ दोष आ जाता है, कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वह प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है और उसकी वजह से बच्चे का मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस बात को नहीं माना। कुछ विद्वानों का मानना ये था कि जो ये केंद्रीय नाड़ी संस्थान में कमी का जो शोध है वो बहुत पुराना हो चुका है और पुराने तरीके से किया गया है। लेकिन आजकल तो नई तकनीक है, बहुत सारी नई नई तकनीकों का विकास हो चुका है, तो बहुत से विकसित तकनीकें हैं जिनके द्वारा मस्तिष्क की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो सिर्फ एक यही कारण नहीं हो सकता है कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष ही कारण नहीं हो सकता है अधिगम असमर्थता का। ठीक है, तो अधिगम असमर्थता का जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान में जो दोष होता है वो किस वजह से आता है। वो बुखार हो गया हो बच्चे को, या चोट लग गई हो, सर पे चोट लग गई हो, या जन्म के पहले जन्म का जो बच्चे का जो जन्म होता है वो समय से पहले हो गया हो, या फिर जब उसका जन्म हो रहा हो, जन्म होने के दौरान लापरवाही बरती गई हो, उस वजह से उसका केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष आ सकता है और वो उसके अधिगम असमर्थ होने का कारण भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जननिक कारक। जननिक कारक में क्या होता है, जननिक जेनेटिक फैक्टर्स जो हो गए, यानी कि वंशानुक्रम। यानी कि अधिगम असमर्थता जो है एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित होती है। मतलब कि अगर अगर किसी बच्चे के माता पिता में से कोई भी या दोनों अधिगम असमर्थ है तो उसका बच्चा भी अधिगम असमर्थ हो सकता है। ठीक है, यानी कि अधिगम असमर्थता का जो कारण हो गया वो गया वंशानुक्रम कारण। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं, समरूप जुड़वा बच्चों का मतलब कि एक ही माता पिता का के जो बच्चे हो गए दो, वो दोनों बच्चों में से अगर यदि एक बच्चे में कोई ये अधिगम असमर्थी का दोष है तो दूसरे बच्चे में भी अधिगम असमर्थी का दोष होने की संभावना होती है। लेकिन जो बंधुत्व जुड़वा होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बंधुत्व जुड़वा का मतलब हो गया कि मतलब जिनके माता पिता अलग अलग है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। जो पर्यावरणीय कारक है उसमें अधिगम असमर्थता के लिए उसकी सूची तैयार करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जो पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरणीय कारक का जो प्रमुख कारक है वो है खराब शिक्षण। अगर हम बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में ही उसके अधिगम की ओर अच्छे से ध्यान दें, उसके सीखने की समस्याओं की ओर अच्छे से ध्यान दें, तो उसकी अधिगम असमर्थता को दूर किया जा सकता है, उसकी अधिगम असमर्थता को टाला जा सकता है। अधिगम असमर्थता जो है बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो शैक्षिक पर्यावरण है वो भी उत्तरदायी होता है। और बाकी चीज़ें जैसे कि सर पर चोट लगना हो गया, या फिर उसका जो आहार है वो अच्छा नहीं है, कुपोषण का शिकार है, या वो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, या फिर नशीली दवाओं का सेवन करता है, या फिर कोई दुर्घटना हो गई हो, सर पर चोट लग गई हो, तो ये सब कारण भी अधिगम असमर्थता का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थीय बच्चों की पहचान। तो जो अधिगम असमर्थीय बच्चों की पहचान के लिए जो उनका मूल्यांकन किया जाता है वो 2 भागों में बांटा गया है। तो जो उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो है एक अनौपचारिक मूल्यांकन और दूसरा है औपचारिक मूल्यांकन। जो अनौपचारिक मूल्यांकन है, अनौपचारिक मूल्यांकन में हम देखते हैं कि बच्चे का जो रोज का व्यवहार है वो किस तरह का है, यानी कि उसके दैनिक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, दैनिक व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि वो दिन भर किस तरह से व्यवहार कर रहा है।
और दूसरा कि उसकी जो स्कूल में उसकी जो परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट कैसा आया है, यानी कि विद्यार्थी की जो परीक्षा में उपलब्धि है उसको देखते हैं। और या फिर विद्यार्थी के साथ में बहस हो गई हो, किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ बहस हो गई हो, वो किस लेवल तक की बहस कर रहा है, किस तरह से बहस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम कुछ आंकड़े तैयार करते हैं, कुछ आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिससे कि हमें सहायता मिलती है ये जानने में कि बच्चा किस तरह से बर्ताव कर रहा है, उसमें अधिगम असमर्थी किस हद तक की है, किस लेवल की है या नहीं है। ये सब चीज़ें हम इनके द्वारा, इनकी सहायता से जो हमने एक आंकड़े एकत्रित किए हैं उससे हमें पता चल जाता है। उससे फिर क्या होता है कि जो टीचर है कक्षा में पढ़ाता है तो वो भी बच्चे पर प्रत्यक्ष रूप से नज़र रख सकता है। जब उसको पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा इस तरह का है, ये इस तरह का है, तो वो भी उस पर नज़र रख सकता है। जो अनौपचारिक मूल्यांकन है, अनौपचारिक मूल्यांकन के भी कुछ प्रकार हैं जो ये हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन, नेक्स्ट मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, अवलोकन और साक्षात्कार प्रश्नावली चेकलिस्ट आदि। ठीक है। नेक्स्ट है औपचारिक मूल्यांकन। जो औपचारिक मूल्यांकन है ये व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल किया जाता है, और जो इसको करते हैं, जो परीक्षक होते हैं, वो प्रमाणीकृत होते हैं। यानी कि जो ये औपचारिक मूल्यांकन है ये इंडिविजुअल होता है और प्रमाणीकृत परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, और इसमें ज़्यादातर मापदंड संदर्भित मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।